आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक नया आर्टिकल लेके आए हैं द हिंदू का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना सेम पैटर्न की तरह। पहले हम पैसेज को समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। बगल में आपके यहाँ पे लिखी हुई है कुछ मीनिंग्स जो कि हो सकता है मैं डिस्कस करते समय ना बता पाऊँ, इसलिए आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आ चुका है। आप चाहो तो पहले वहां से पढ़ लो, फिर वीडियो देखो सोल्यूशन के लिए, या फिर आप मेरे साथ पढ़ते हुए समझते हुए भी आगे बढ़ सकते हो। एक अलग अप्रोच डेवलप करने में मदद मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। दैट 70s शो ऑन इंडियाज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, पीसीज, टैबलेट्स एंड सर्वर्स। ये कह रहा है कि दैट 70s शो की 70 के दशक के किसी परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। ऑन इंडियाज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स, मतलब इंडिया ने जो कर्व लगाया है, जो लिमिटेशन लगाई है इम्पोर्ट पे, किस चीज़ की, लैपटॉप पे, पीसी पे, टैबलेट पे और सर्वर पे, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात होगी। द प्रपोज लाइसेंसिंग regime ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेज इम्पोर्ट्स डेंट्स इंडियाज क्रेडिबिलिटी। ये कह रहा है कि जो प्रस्तावित किया गया है इस रजीम का, इस रूल का, कि अब से लाइसेंस की प्रक्रिया लेने की शुरू हो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, मतलब बाहर से सामान खरीद के हिंदुस्तान में लेके आना है, ये कमजोर कर रहा है इंडिया की क्रेडिबिलिटी को, यानी कि रिलायबिलिटी को। इसके बारे में यहाँ बात होगी। मार्किंग अ सडन एंड शार्प शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन August 3 notified restrictions on imports of laptops, personal computers, tablets and servers, making it compulsory for importers to secure a license। तो सीधी बात यहाँ पे ये कह रहा है कि अब से अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है रिलेटेड टू लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट या सर्वर, अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ जाएगी सरकार से, आपको यानी कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी अगर आप इसको बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में मंगवा रहे हो। द कर्व्स वर टू किक इन विथ इमीडिएट इफेक्ट, rattling the entire supply chain, including shipments in transit, and igniting fears of shortages and price surges, especially ahead of the festive season। ये कह रहा है कि ये जो रुकावट लगाई गई है, ये जो कर्व या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ये इमीडिएट इफेक्ट से चालू होने की बात करी जा रही थी कि ये तुरंत ही इफेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन जो है, खरीद से लेके बेच तक जो पूरी सप्लाई चेन है, पहले मैन्युफैक्चर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर कंज्यूमर के पास जाता है, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। कि पूरी सप्लाई चेन को इसने हिला कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। इंक्लूडिंग शिपमेंट्स इन ट्रांजिट, यानी कि वो शिपमेंट जो भी मान लो चाइना से खरीदा गया, तो चाइना से खरीद लिया गया है बट इंडिया पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, उसको इन ट्रांजिट कहते हैं। तो अब इससे हो क्या रहा है, इसने एक फियर क्रिएट कर दिया है, इसने फियर क्रिएट कर दिया है कि अब शॉर्टेज हो जाएगा सामान का अगर एकदम से आपने रुकावट लगा दी, और साथ ही साथ डिमांड ज्यादा है, अब अवेलेबिलिटी कम रहेगी मार्केट में तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए प्राइस सर्ज हो जाएगा। खास तौर से फेस्टिव सीजन के आसपास, की जब फेस्टिव सीजन होता है तो लोग आईटी वाले सामान बहुत खरीदते, मोबाइल खरीद लेते हैं, नया स्कीम चल रही होती है, कंप्यूटर खरीद लेते हैं। तो ये कह रहा है the government sought to suggest this was primarily driven by security concerns. Imported devices could be used for surveillance just as mobile phones could have spyware। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया, ऐसा उसने ये बताया कि ये बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से किया गया है। क्यों? क्योंकि जो इंपोर्टेड डिवाइसेस हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको सर्वेलेंस की तरह यूज करा जा सकता है, उनके थ्रू सर्वेलेंस किया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन में पहले से स्पाईवेयर डाल के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का स्टांस था। इट वॉज ऑल्सो अ रादर ब्लंट नज फॉर आईटी हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इन इंडिया बाय टैपिंग अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम विच हैज फाउंड फ्यू टेकर्स। अब ये कह रहा है कि ये एक काफी ब्लंट नज था, नहीं हार्ड हिटिंग, चुभाया गया है कुछ, किसको? आईटी हार्डवेयर प्रोड्यूसर को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर बनाते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, सीपीयू, माउस, अलग अलग चीजें हार्डवेयर होती है ना, तो जो बनाने वाले हैं कि आप अपना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाओ, क्योंकि अगर आप बाहर से मंगाओगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उनको कहा जा रहा है कि आप टैप करो, आप यूटिलाइज करो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को, यानी कि अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, कुछ स्कीम देंगे आपको। बट अभी तक क्या था कि इसको बहुत लोगों ने फायदा नहीं उठाया था, बहुत कंपनियों ने फायदा नहीं उठाया था। इट हैज फाउंड फ्यू टेकर्स, ज्यादा लोगों ने इसको नहीं लिया था। बट कॉम्प्लेक्स पीसी कंपोनेंट वैल्यू चेन्स कैन नॉट क्रॉप अप ओवरनाइट। अब जो पीसी कंपोनेंट है, इसकी एक जो वैल्यू चेन होती है कि पहले रॉ मटेरियल आया, उसके बाद उसमें कुछ सामान ऐड हुआ, उसमें
उसको शेप दिया गया, फिर उसमें कुछ सामान ऐड किया गया, फिर जाकर फाइनल प्रोडक्ट बना। अच्छा, वैल्यू चेन का फंडा मैं बता ही देता हूँ, एकदम सिंपल से बताऊंगा। मान लो गेहूं है, अब आप गेहूं खरीदने गए, मान लो वो 100 रुपए किलो मिलता है आपको। अब वही अगर आप दलिया खरीदने जाओगे तो क्या 100 रुपए किलो मिलेगा? नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि गेहूं से दलिया बनने के प्रोसेस में थोड़ा सा और मेहनत लगी है, यानी किसी ने योगदान दिया है, किसी ने अपना वैल्यू डाला है, चाहे मशीन ने चाहे इंसान ने, तो उस सामान की वैल्यू बढ़ गई, तो इसको वैल्यू चेन कहते हैं। अब उस दलिया से और मान लो दलिया पकी पकाई आप लेने जाते हो किसी रेस्टोरेंट में खाने, तो वहां पे और वैल्यू ऐड हो गई तो वो और महंगा मिलेगा, तो इसको वैल्यू चेन कहते हैं। जैसे जैसे सामान में वैल्यू ऐड होती जाती है इसको वैल्यू चेन कहते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट में मुझे लिख के बता देना कि सर वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक बेसिक सा। तो बट कॉम्प्लेक्स पीसी component वैल्यू चेन्स कैन नॉट क्रॉप अप ओवरनाइट एंड कंसर्न्स आल्सो flared up about how this may hit India's software and IT enabled services export prowess। ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स पीसी कंपोनेंट का जो वैल्यू चेन है एकदम से रातों रात नहीं खड़ा हो जाएगा, और साथ ही साथ जो इंडिया का सॉफ्टवेयर और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज को जो एक्सपोर्ट करने का एबिलिटी है, स्किल है, इसको भी थोड़ा सा धक्का लग सकता है। Sensing a backlash, the government went into damage control, deferring the curbs till November 1 and promising expeditious approvals to license request, while ministers asserted this was not a return to the license Raj era। ये कह रहा है कि बैकलैश हुआ, सरकार ने देखा बैकलैश हुआ, बैकलैश के नेगेटिव रिएक्शन को सरकार ने देखते हुए क्या किया, एक डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई। कहा कि अच्छा तो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, हमें कुछ इसमें करना पड़ेगा जिससे डैमेज कम हो। उसने क्या किया, ये जो 3 अगस्त से इमीडिएट इफेक्ट से किया जा रहा था, अब ये 1 नवंबर से कर्व या लिमिटेशन को लगा दिया जाएगा, और कहा कि जो लाइसेंस लेने का प्रक्रिया है इसको हम बहुत तेज करेंगे, बहुत स्पीडी वे में करेंगे, एक्सपीडिशियस तरीके से करेंगे। और साथ ही साथ ये भी असर्ट किया, इस बात पे दबाव डाला कि ये लाइसेंस राज का एरा नहीं लौटा है। अब लाइसेंस राज क्या है देखो, पता चलेगा अभी। इवन इफ इंपोर्ट लाइसेंसेज विल बी इशूड इन मिनट्स as indicated, the entire spectacle is a hark back to the early days of India's IT industry that was gradually freed up through the 1970s and 1980s, and industry players are likely to remain on edge till the licensing criteria become clear। क्या कह रहा है कि भले ही इंपोर्ट के लाइसेंसेस आप उसको मिनटों में हमें पकड़ा दो, लेकिन ये जो पूरा जो दिखाई दे रहा है, जो चीजें सामने आके दिखाई दे रही हैं, जो पूरा स्पेक्टिकल है, जो पूरा शो है, जो पूरी परफॉर्मेंस हो रही है, ये इज अ हार्क बैक। ऐसा लग रहा है कि हम लुक बैक कर रहे हैं या फिर पुरानी चीज सामने आ गई है, रेमिनिस हो रही, फ्लैशबैक हो रहा है टू द अर्ली डेज ऑफ आईटी इंडस्ट्री। अर्ली डेज ऑफ आईटी इंडस्ट्री कब की थी? 1970 1980 की, जब लाइसेंस राज था, जब लाइसेंस के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते थे, जिसको धीरे धीरे फ्री किया गया 1970 1980s में। तो उस समय लाइसेंस लेना पड़ता था हर चीज के लिए, तो उसको लाइसेंस राज कहा जाता था। और ये भी कह रहा है जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, यानी कि वो कंपनियां जो इस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, जैसे जो सॉफ्टवेयर बना रही है तो आईटी फर्म हो गई, जो हार्डवेयर बना रही है वो हार्डवेयर फर्म हो गई, तो ये जो है ऑन एज रहेंगी, एक टांग पे खड़ी रहेंगी जब तक इस लाइसेंसिंग का क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो जाता है। अब आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है वुड इंपोर्टर्स नीड टू जस्टिफाई इंपोर्ट्स ऑफ कटिंग एज डिवाइसेस or a software firm need to submit proof of new hires or fresh export orders to secure licenses। क्या आप इंपोर्टर को जस्टिफाई करना पड़ेगा? इंपोर्ट मतलब जो आप सामान बाहर फॉरेन से खरीद के इंडिया लेके आ रहे हो, कि अगर आप कोई कटिंग एज यानी कि आप एडवांस डिवाइस भी बाहर से अगर मंगवा रहा है कोई फर्म, तो क्या आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों मंगवा रहे हैं, या फिर किसी सॉफ्टवेयर फर्म को प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने बाहर से कुछ नया सामान खरीदा या कोई नई टेक्नोलॉजी के लिए किसी बाहर के बंदे को हायर किया, या फिर अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई ऑर्डर को हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? तो ये सब क्लियर नहीं है। इफ पीसी एंड टैबलेट इंपोर्ट्स व्हिच फेल ऑलमोस्ट 28% इन 22-23 टू $5.3 billion आर कॉजिंग सिक्योरिटी फियर्स बिकॉज मेनी कम फ्रॉम चाइना, द गवर्नमेंट कैन मैंडेट टेस्टिंग नॉर्म्स टू वेरीफाई शिपमेंट्स। कह रहे हैं कि अगर जो पीसी और टैबलेट के इंपोर्ट हैं वो सिक्योरिटी फियर रेज कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप एक मैंडेट कर दो टेस्टिंग नॉर्म को, मतलब जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, आप एक क्राइटेरिया सेट कर दो कि भाई देखो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये चीज फुलफिल होना चाहिए, हम चेक करेंगे तभी आप आगे भेजोगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि इसका इंपोर्ट जो है 28% से कम हो गया है इस साल में। इफ द इंटेंट इज टू स्पर इन्वेस्टमेंट्स, इट इज डिफिकल्ट टू बुली ग्लोबल मेजर्स इनटू committing large outlays
at virtual gunpoint when they have other easier to do business alternatives around the world. फिर क्या कह रहा है ऑथर, कह रहा है कि अगर आपकी मंशा ऐसी है कि इस स्टेप से देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कि जो दूसरी कंपनी है वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगी उसको, तो ऐसा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप जो ग्लोबल मेजर प्लेयर्स हैं, कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो दुनिया में काम कर रही हैं, उनको आप धक्का देके हिंदुस्तान में बुला के कहो कि नहीं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो, नहीं तो हम तुमसे सामान बाहर से इंपोर्ट तो नहीं करने वाले। क्योंकि उनके पास क्या होगा, उनके पास अदर ऑल्टरनेटिव है, ऐसी और जगह है जहाँ पे वो आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके कहीं बस वहां जाके सामान बेच सकते हैं। एनी इंक्रीज इन कॉस्ट और लिमिटेशंस ऑन डिवाइस ऑप्शंस वुड ऑल्सो इम्प्लाई कोलेटरल डैमेज फॉर इंडियाज कंज्यूमर्स। कह रहा है कि अगर इस वजह से दाम बढ़ जाता है ना, दाम बढ़ जाता है सामान का, तो उससे कोलेटरल डैमेज होगा। कोलेटरल डैमेज का कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे जब वॉर होती है, वॉर में जब बम कहीं गिरता है, मान लो किसी को अटैक किया गया, हो सकता है वहां पे मिलिट्री बेस भी हो सकता है, वहां पे सिविलियन बेस भी हो, तो जो सिविलियन कैजुअलिटी होती है उसको कोलेटरल डैमेज हम लोग कहते हैं। क्योंकि हमने चाहा नहीं था उनको मारना, बट हमने मार दिया, वो क्योंकि उस जगह पे थे इसलिए उनको डैमेज हो गया, तो ये कोलेटरल डैमेज होता है जिसको हम अनइंटेंशनल डैमेज कहते हैं। और कोलेटरल ऐसे वैसे लोन लेते समय कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी होती है, तो वो अलग मतलब हो जाता है। एनीवे, एनी इंक्रीज इन कॉस्ट और लिमिटेशंस ऑन डिवाइस ऑप्शंस विल इम्प्लाई कोलेटरल डैमेज फॉर इंडिया कंज्यूमर। यानी कि जो कंपनी का तो नुकसान हो ही रहा है कि वो सामान बेच नहीं पा रही है, बट साथ ही साथ कोलेटरल डैमेज हिंदुस्तान के कंज्यूमर के लिए यानी आम जनता के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि सामान का दाम बढ़ जाएगा और अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर मेनी हाउस होल्ड एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट क्रॉसिंग द डिजिटल डिवाइड बट ऑल्सो एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्रीजिंगली गोइंग ऑनलाइन इन डिजिटल इंडिया। अब कोलेटरल डैमेज इंडियन कंज्यूमर्स के लिए क्यों होगा ये भी बता दिया यहाँ पे कि कई हाउस होल्ड ऐसे हैं, कई छोटी दुकानें ऐसी हैं जिनके लिए पीसी, मोबाइल, टैबलेट ये केवल इसलिए नहीं है कि आप पहले डिजिटल नहीं थे तो मोबाइल खरीद लिया डिजिटल हो गए, सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक चला लो, बट इसलिए भी है जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो बहुत सारी अब ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब हर किसी के पास फोन होना एक मजबूरी सी बन जाती है। तो ये भी सही बात कह रहा है ऑथर। आगे देखो, taken together with some recent policy ploys such as 28% GST on gaming bets, the freeze in prices of deregulated petroleum products, this development makes for an ominous flashback for investors। तो वही वाली बात कह रहा है कि रिसेंट की जो टैक्टिक्स हुई हैं जो हमने अभी तक पढ़ी किस चीज की, इंपोर्ट कर्व्स के लिए, और साथ ही साथ ये जो 28% जीएसटी हो गया और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कुछ प्राइसेस में फ्रीज कर दिया कि प्राइस फ्रीज रहेगा, जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है अभी, कि ये जो भी चीजें हो रही हैं ये एक ओमिनस फ्लैशबैक है, एक इनऑस्पिशियस रेमिनिसेंस है, मतलब आप अतीत में देख पा रहे हो नेगेटिव चीजों को इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, एक्सेसिव टैक्सेशंस एंड अ रिटर्न टू मैक्सिमम गवर्नमेंट कैन डीरेल इंडियाज रिफॉर्म स्टोरी। कह रहा है कि ये तीनों चीजें कौन सी, जो पॉलिसीज बन रही जो अनप्रेडिक्टेबल है, एकदम से कुछ भी हो जा रहा है, टैक्सेशन ये जो 28% जीएसटी किसी चीज पे लगा दिया जा रहा है, और रिटर्न टू मैक्सिमम गवर्नमेंट यानी कि हम हर जगह घुस जाएंगे, इस वजह से क्या होगा, ये डीरेल कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, अनसेटल कर देगा इंडिया की बदलाव की कहानी को। तो पूरे में हमने ये देखा कि इंडिया ने कुछ एक निर्णय लिया है कि अब से ऐसा होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट पूरा ऑथर ने कुछ बात किया है, अलग अलग आर्गुमेंट्स दिए हैं। तो हम इसके आगे अराउंड अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहला, व्हाट इज द प्राइमरी टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का प्राइमरी टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा रुको, पहले क्या होता है प्राइमरी, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है कि नहीं पहले अपने आप से पूछो, ठीक है। जब यहां से क्लियर हो जाएगा अब क्या करना है, ऑप्शन में जाके इसको एलिमिनेट करना है। क्या पॉजिटिव था, पॉजिटिव नहीं था, क्या नेगेटिव था, हाँ नेगेटिव था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल भी नहीं था, तो नेगेटिव तो था। अब ऑप्शंस में देखते हैं कौन कौन सा नेगेटिव है। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, बिल्कुल भी नहीं, काट दो खट से, बिल्कुल वेट ही नहीं करना है। क्रिटिकल एंड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियाज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ये बिल्कुल है। क्रिटिकल मतलब आप निंदा कर रहे हो उसकी। अब न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं था, ऑब्जेक्टिव भी नहीं था, वो हर चीज को उसने एक कदम आगे जाकर एक्सप्लेन किया है कि इस कदम से क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विदाउट एक्सप्रेसिंग, जब ऑब्जेक्टिव कुछ भी होता है तो आप फैक्ट्स को विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन करते हो। फिर सपोर्टिव एंड एंथुजियास्टिक, तो सपोर्ट में भी नहीं हो आप इस चीज के, यानी कि एक ऑप्शन निकल के आता जो आप क्लियर कर ले जाते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज।
हर ऑप्शन के पास जाओ, एक सेकंड रुको, देखो आप इस कि वो ऑप्शन आपको पैसेज में लिखा है कि नहीं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज आईटी इंडस्ट्री एंड इट्स ग्रोथ ओवर द डेकेड्स। क्या ऐसी बात कर रही है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बात हो रही हो और वो कैसा ग्रोथ रहा पिछले दशकों में? नहीं, ऐसी बात नहीं हो रही है, तो इसको होल्ड पे रखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा काट दिया। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ऐसा ही बात नहीं हो रही है। कहा कि पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है, पीएलआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, ये स्कीम अवेलेबल है लेकिन बहुत लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया, बस ये बताया गया है, तो ये भी काट देते हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियाज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, ये हो सकता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन प्रमोटिंग डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन, ऐसा कहीं भी बात हुई है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट कर रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो जा रहा है। कह रहा है कि जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और इकोनॉमी पे। नेक्स्ट, what is the potential concern raised in the passage regarding the government's decision to impose import restriction on laptop, PC, tablet, server? पूछ रहा है कि मेन कंसर्न क्या रेज किया है ऑथर ने पैसेज में इस रिस्ट्रिक्शन के लिए। इट माइट लीड टू एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्या ऐसा है? डोमेस्टिक मतलब नेशन के अंडर, जो अंदर ही जो हो रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये इंक्रीज करेगा? ऐसा कहीं दिया नहीं है कि इट माइट लीड टू इंक्रीज, ये बस ऊपर ऊपर से छुआ गया था, बट ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया गया है, तो ये काट दो। इट कुड नेगेटिवली अफेक्ट इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रावेस, ये सही लिखा है, प्रावेस मतलब स्किल होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करने का स्किल है वो अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट करता है, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इट में रिजल्ट इन रिड्यूस्ड प्राइसेस फॉर डिजिटल डिवाइसेस, नहीं, उल्टा लिखा है, लिखा है कि प्राइस सर्ज हो सकते हैं, तो ये हटा दो। इट विल लाइकली सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंसेज, कि ये लाइसेंस को लेने के लिए जो प्रोसेस है उसको और आसान कर दिया जाएगा। इसके बारे में तो कुछ भी बात नहीं हुई है, बस कहा गया है कि वेट किया जा रहा है, देखते हैं क्या है भाई क्राइटेरिया आगे जाके, ठीक है। What aspect of government's decision does the passage suggest is reminiscent of India's past? ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सा चीज है इस पैसेज के बारे में, गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में, जो हिंदुस्तान के अतीत की याद दिलाता है? पहला, एम्फोसिस ऑन सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड टू इंपोर्टेड डिवाइसेस, नहीं, इसके बारे में नहीं कह रहा है। इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेक्नोलॉजी, हाँ ये कह रहा है, क्योंकि लाइसेंस में इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस जो है और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन लगा दी गई टेक्नोलॉजी पे, इस पे इसके बारे में बात हो रही है। हाँ, हो रही है, क्योंकि यही 70s में हुआ करता था और 70s 80s में इसको ग्रेजुअली खत्म किया गया। एनकरेजमेंट ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्या आप एनकरेज कर रहे हो उनको? नहीं, आप धक्का दे रहे हो, तो ये भी काट दिया गया। द एफर्ट टू एस्टैब्लिश प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा कि एफर्ट डाला जा रहा है कि आप प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, नहीं, आपने रखा हुआ है बट आप धक्का देकर लोगों को उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। What does the word collateral mean in the context of the passage? collateral के बारे में मैंने क्या बताया पैसेज के हिसाब से, कि जो चीज आपने कुछ किया, मान लो जैसे इस एरिया में आपको बम फाड़ना था, इतने एरिया में बम फट गया, तो ये जो डैमेज हुआ ये कोलेटरल डैमेज हुआ। तो मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री डैमेज है ना, और वैसे अनइंटेंडेड भी हो सकता है इस केस में, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। डायरेक्ट तो नहीं है क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, एडिशनल भी नहीं होगा इस केस में, तो सप्लीमेंट्री हो सकता है और अनइंटेंडेड हो सकता है इस केस में। दो ऑप्शन मैंने गलती से मेरे ख्याल से यहाँ पे लिख दिए हैं, इस चीज के लिए मुझे मार मत देना। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म ओमिनस मीन एज यूज इन द पैसेज? ओमिनस का मतलब क्या होता है पैसेज के अकॉर्डिंग? प्रॉमिसिंग है? नहीं, कह रहा ओमिनस पास्ट के बारे में, फ्लैशबैक, पास्ट कैसा था, क्या पॉजिटिव था? नहीं, नेगेटिव था। तो प्रॉमिसिंग है यानी कि बहुत ही अच्छा है? नहीं। होपफुल? नहीं। थ्रेटनिंग? हाँ बिल्कुल। एनकरेजिंग? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम क्रॉसिंग द डिजिटल डिवाइड मीन इन द पैसेज? क्रॉसिंग द डिजिटल डिवाइड से क्या मतलब है, अब इसके बारे में ऑप्शनल एलिमिनेशन से कोशिश करते हैं। ओवरकमिंग चैलेंजेस इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बात हुई ही नहीं है। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या होता है कि वो कौन सा तरीका जिससे बिजनेस पैसा कमाता है, इसको बिजनेस मॉडल कहते हैं, इसके बारे में बात नहीं हुई है। ब्रिजिंग द गैप इन एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, ब्रिजिंग द गैप यानी एक बीच में जो गैप है उसमें ब्रिज बना दिया गया, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी और स्किल्स है वो हर किसी को पहुंच सके, इसके बारे में ये हो सकता है।
रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस, क्या आप यूज ही नहीं करना चाहते हो? ऐसा भी नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 8, व्हाट डज द फ्रेज वर्चुअल गन पॉइंट मीन इन द पैसेज? वर्चुअल गन पॉइंट, तो गन पॉइंट मतलब क्या होता है? बंदूक की नोक पे। वर्चुअल मतलब क्या होता है? जो असली में नहीं हो। रियल वर्सेस वर्चुअल, रियल मतलब जो असली में, वर्चुअल मतलब जो असली में नहीं है, मतलब ऐसा गन पॉइंट जो असली में नहीं है। सिचुएशन वेयर नेगोशिएशंस आर इंटेंस एंड स्ट्रेसफुल, नहीं ये नहीं कह रहा है। सिनारियो इन्वॉल्विंग वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं हो रही। सर्कमस्टांस वेयर अ डिसीजन इज मेड अंडर ड्यूरेस और प्रेशर, प्रेशर का मतलब ही ड्यूरेस होता है, ड्यूरेस का मतलब ही प्रेशर होता है, तो ये हो जाएगा कि आपने बंदूक की नोक पर तो नहीं रखा है, लेकिन आपने बहुत प्रेशर देके कोई काम करवाया। स्टेट ऑफ बीइंग कॉट बिटवीन टू अपोजिंग व्यू पॉइंट्स नहीं है। What does the passage imply about the feasibility of India's goal to encourage global technology majors to invest in the country? ये कह रहा है कि पैसेज क्या कहता है कि अबाउट द फिजिबिलिटी, मतलब क्या पॉसिबल है इंडिया का जो गोल है कि वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी मेजर को इंडिया में, कंट्री में इन्वेस्ट करने को कहे। इट सजेस्ट दैट इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आर सफिशिएंट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा तो नहीं कह रहा है। यानी कि जो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत है कि वो इन्वेस्टमेंट को बुला ले, बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। देखो जो पैसेज में लिखा है सिर्फ वही मानेंगे, पैसेज हमारा भगवान है। It indicates that the government's approach might lead to investments from global technology companies. कह रहा है कि जो गवर्नमेंट का अप्रोच है ऐसा हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट लेके आए ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी से। ये ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, बट ये है कि हाँ जबरदस्ती धक्का जरूर दिया जा रहा है, तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। फिर इट इम्प्लाइज दैट ग्लोबल कंपनीज आर अनलाइकली टू इन्वेस्ट ड्यू टू अदर मोर फेवरेबल ऑप्शंस वर्ल्ड वाइड। हाँ, ऑथर ये जरूर कह रहा है, ठीक है, ऑथर ये कह रहा है। इट स्टेट्स दैट द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज आर गारंटीड, ऐसी गारंटी है क्या कि इन्वेस्टमेंट आएगा बाहर से? ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट टाइटल क्या है? एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज आईटी इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट्स बोल्ड मूव इम्पोजिंग इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेक डिवाइसेस, गवर्नमेंट का एक बहुत ही मजबूत मूव कि उन्होंने इम्पोर्ट का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, हाँ ये हो सकता है। फेस्टिव सीजन वरीज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा नहीं है कि फेस्टिविटीज में उस समय बहुत टेंशन हो जाएगी क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गई, ऐसा नहीं है। डिजिटल डिवाइड एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, इंडिया स्ट्रगल विद टेक्नोलॉजी एक्सेस, इस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, पूरा इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के कर्व के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कमेंट करके बता जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा है, और कंटिन्यू रखने के लिए मुझे और क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।